लास्ट लेक्चर हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट किया था, और स्टार्ट करने के बाद उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने कर ली हैं। एक तो उसमें काइनेमेटिक्स वाला पार्ट बेसिक स्टडी कर लिया कि पार्टिकल अगर ऑसिलेट हो रहा है तो किसी भी टाइम पे किसी भी पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी निकालनी है, उसका एक्सीलरेशन निकालना है, या किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसकी पोजीशन निकालनी है, या उसका फेज निकालना है। तो ये सारी बातें हमें क्लियर हैं। पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है ना। जिसमें से मुझे लगता है वो फेज वाला जो पार्ट है, फेज या फेज डिफरेंस, उस पर थोड़ा खास फोकस रखने की जरूरत है, ठीक है ना। क्योंकि वो जो फेज वाली बात है वो कई चैप्टर्स में आएगी, यूज होगी, जहां भी हमें हार्मोनिक ऑसिलेशन से डील करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा हम लोगों ने एक छोटा सा पॉइंट देखा था कि स्प्रिंग मास सिस्टम जब ऑसिलेट हो रहा है तो उसके अलग अलग पॉइंट पे एनर्जी क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, एटसेट्रा। तो अभी मुझे थोड़ा सा स्प्रिंग मास सिस्टम पे ही एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कराने हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, करिए ट्राई। ये क्वेश्चन जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम के ऊपर ही बेस्ड है, देखो करो इसको ट्राई, देखते हैं इसको। देखो इस केस में क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टू ब्लॉक्स शोन इन द फिगर इज म्यू, ठीक है। द सिस्टम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड। तो इसका मतलब है कि ये ऑसिलेट होने लगेगा। तो सबसे पहले तो हमसे यही पूछा हुआ है कि जब ये ऑसिलेट हो रहा है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो अब देखो अगर दोनों साथ में ऑसिलेट हो रहे हैं दोनों ब्लॉक्स, तो टाइम पीरियड तो हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं कि 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो एम की जगह एम प्लस एम अपॉन के हो जाएगा, या ओमेगा की वैल्यू लिखेंगे तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम प्लस एम। तो ये तो हो गया पार्ट ए। इसके बाद कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज एक्स। अब ऐसे देखो, जब मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट एक्स होगी तो एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन एक्स अपॉन एम प्लस एम। एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम मीन पोजीशन। तो अगर हम एक्सीलरेशन लिखें तो एक्सीलरेशन को हम लोग लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी के एक्स अपॉन एम प्लस एम, ठीक है। अब ये बताओ कि ये एक्सीलरेशन किसका है, एम का है, कैपिटल एम का है, या दोनों का है। तो दोनों का ही है। लेकिन अगर तुम स्मॉल एम को देखोगे तो स्मॉल एम के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेज होंगे। तो स्मॉल एम के फ्री बॉडी डायग्राम में नॉर्मल होगा, स्मॉल एम के फ्री बॉडी डायग्राम में एम जी होगा, ठीक है। और अगर ये स्मॉल एम मीन पोजीशन से, ध्यान से देखना, अगर ये अपनी मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पे है तो इसके पास एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन किधर की तरफ होगा, एक्सीलरेशन होगा मीन पोजीशन की तरफ। तो क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सा फोर्स है जो इसको एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि नॉर्मल और एमजी तो करेंगे नहीं। तो यहाँ पे एक ही फोर्स बचता है और वो है फ्रिक्शन फोर्स। तो एक तरह से स्मॉल एम का जो ऑसिलेशन है, कैपिटल एम तो स्प्रिंग से अटैच है, तो कैपिटल एम तो एक तरह से बोल सकते हैं कि वो स्प्रिंग फोर्स मिल जाएगा, लेकिन स्मॉल एम तो केवल उसके ऊपर रखा हुआ है। तो स्मॉल एम के ऊपर कौन सा फोर्स है जो उसको एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो एक ही फोर्स बचा और वो है फ्रिक्शन फोर्स। तो हम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिख सकते हैं सीधे सीधे स्मॉल एम इंटू एक्सीलरेशन। तो ये आंसर आएगा एम के एक्स, आएगा एम के एक्स अपॉन एम प्लस एम। बी पार्ट बताइए, यस सर, यस सर। ठीक है। और फिर सी यस पार्ट सर। में, सी पार्ट में कह रहा है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो जिससे वो स्लिप नहीं हो। तो अब ऐसे देखो, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा क्या एक्स ज्यादा बनेगा, और एक्स ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो रही है, ठीक है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर तुम इस फंक्शन को देखो ध्यान से, तो क्या ये वाला फंक्शन मैक्सिमम कहाँ होगा, मीन पोजीशन पे कि एक्सट्रीम पोजीशन पे। मैक्सिमम फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग रहा है वो लग रहा है एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो हम ऐसा चाहेंगे कि अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे ये स्लिप नहीं हुआ तो फिर उसके पहले ये कहीं भी स्लिप नहीं होगा, क्योंकि उसके पहले तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो हम ऐसे लिखेंगे कि एट एक्सट्रीम पोजीशन,
एट एक्सट्रीम पोजीशन, जो एफ एस है उसको हम कर देंगे एफ एस मैक्स, और एफ एस मैक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एफ एस मैक्स की वैल्यू होगी म्यू एम जी। तो इसको लिखेंगे एम के एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड अपॉन एम प्लस एम। तो यहाँ से देखो हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा, कितना आएगा, म्यू जी एम प्लस एम और अपॉन के। कर लिया था, ये आप नहीं कर पाए थे अपने आप, बताओ भाई हो गया था सभी सर लोग, पूरा। हो गया तो। समझ में आ गया ना क्या किया है इसमें। ठीक है ना। और देखना एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है। सपोज स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 100 और ये मास दिया हुआ है 1 kg, ठीक है। एंड दिस मास इज ऑसिलेटिंग along horizontal with amplitude 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सरफेस स्मूथ है ऑब्वियसली, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज व्हेन it is passing through mean position, when it is passing through mean position, another block of mass 3 kg is kept over it, ठीक है, kept over it, which gets stick to it and combined mass oscillates thereafter। तो हमें निकालना है फाइंड न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। देखो फाइंड न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, देखो करो ट्राई। देखो इसमें सबसे पहले तो ये निकालो कि जब ये मीन पोजीशन से जा रहा है उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी सर 50 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी इसकी हम लोग लिख सकते हैं ए ओमेगा। यस सर, तो 50 ए हो मीटर गया पर सपोज 5 सेंटीमीटर में है, लेकिन ये तो सेंटीमीटर। ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम, तो ये 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, यस ठीक है। सर। अब देखो अब इसमें क्या होगा कि जब हम इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखेंगे तो क्या ये एक कोलिजन जैसा है कि 1 kg ब्लॉक जा रहा है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और इसके ऊपर हमने एक और ब्लॉक रखना है 3 kg का। अब जो ब्लॉक रखा हुआ है वो रेस्ट से रखा है, मतलब उस पे उससे कोई वेलोसिटी नहीं दी है, उसके ऊपर केवल रख दिया और वो चिपक गया है। तो ये एक तरह से कोलिजन का केस बन जाएगा। कौन सा कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। और हम ऐसे बोल सकते हैं कि अब ये बन जाएगा कंबाइंड मास 4 kg। तो इसका वेलोसिटी v निकालते हैं। तो इसका वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, इसका वेलोसिटी निकालेंगे हम लोग 25/2। मोमेंटम कंजर्वेशन से, ठीक है ना। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगाएं तो 1 इंटू 50 इज इक्वल टू 4 इंटू वी। तो यहाँ से v की वैल्यू 25/2 या फिर 12.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गई। क्या ओमेगा भी चेंज हो जाएगा, इस बार ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम प्लस एम। तो ओमेगा की वैल्यू भी 5 रेडियन पर सेकेंड हो गई। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अब जो वेलोसिटी आई है वो नया एम्पलीट्यूड इनटू नया ओमेगा हो जाएगा। भाई वो नए सिस्टम की मीन पोजीशन पे नई वेलोसिटी हो गई है, क्यों भाई। तो यहाँ से हम लोग ए डैश
निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12.5 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। बताओ कर पाए थे या नहीं? और इसी में एक और कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन ये है कि रिपीट दी सेम प्रॉब्लम if 3 kg block is kept over 1 kg block when it is at a distance, when it is at a distance 3 centimeter from mean position। मतलब पहले हम लोगों ने उसको जब रखा तब वो मीन पोजीशन पे था। अब हम मान रहे हैं कि मान लो मीन पोजीशन पे नहीं है, मीन पोजीशन से 3 सेंटीमीटर पे अगर है, तो अगर हमने वही काम किया है तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो इसमें और पिछले क्वेश्चन में फर्क ये है पहले ही तो, कि अब की बार ये काम 3 सेंटीमीटर पे हो रहा है। तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि जब वो 3 सेंटीमीटर पे होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। स्टेप्स वही रहेंगे, तो उसकी वेलोसिटी हम इससे निकाल सकते हैं, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से। इनिशियली ओमेगा 10 था, क्यों भाई? और एम्पलीट्यूड कितना था? एम्पलीट्यूड था 5 स्क्वायर, और हमने रखा है उसको 3 पे, तो इनिशियल वेलोसिटी आएगी इसकी 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोलो। और फिर से ये स्टेप्स लगाएंगे, कौन से स्टेप्स? ये स्टेप्स तो कॉमन ही रहेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन वाला पार्ट नहीं रहेगा कॉमन। मोमेंटम कंजर्वेशन वाला पार्ट कॉमन रहेगा। बस फर्क इतना है कि अब इस बार कोलिजन के पहले इसकी वेलोसिटी 40 है, तो कोलिजन के बाद कॉमन वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? कोलिजन के बाद कॉमन वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगी। देखो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि अब जो नई वेलोसिटी आई है उसको लिखेंगे नया ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए डैश स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस तो देखो नया v कितना है? नया v आया 10, नया ओमेगा कितना है? नया ओमेगा है 5, नया एम्पलीट्यूड हमको निकालना है, लेकिन x तो वही है ना, विच इज 3 स्क्वायर। बताओ, तो यहाँ से ए डैश स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है? 4 प्लस 9 13 आ रही है, हाँ रूट यस 13। सर यस सर। ए डैश की वैल्यू रूट 13 आ रही है। बताओ समझ में, अगर कहीं कोई डाउट है तो पूछिए। एनर्जी कंजर्वेशन से तो कर ही सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी इसका क्या यूज है? यस सर। बताइए, क्लियर है ये बात वाला क्वेश्चन सभी को? यस सर। सर इसमें ओमेगा 10 कहाँ से है सर? ओमेगा 10 कैसे? ओमेगा 10 तो वहीं से निकाला ना, पहले कैसे निकाला था? ओमेगा ये लिखा हुआ है, ये। हाँ यस यस और सर बाद यस वाला सर। ओमेगा, बाद वाला ओमेगा ये रहा। ओके सर ओके सर। और कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट आगे देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट में हमारा आएगा एंगुलर एसएचएम। देखो अभी तक जो एसएचएम हम लोग कर रहे थे वो था लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम मतलब कि जिसमें एसएचएम जो है वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन था। अब हम लोग कुछ ऐसा मोशन देखेंगे जिसमें रोटेशन ऑफ बॉडी इन्वॉल्व होगा और उसको हम लोग एंगुलर एसएचएम बोलते हैं। तो एंगुलर एसएचएम और लीनियर एसएचएम में कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ स्टेप वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम एक काम करते हैं, समझने के लिए दोनों पार्ट साइड बाय साइड लिखते हैं और कंपेयर करके पता चल जाएगा कि दोनों में क्या फर्क है। तो एक तरफ लिख लो लीनियर एसएचएम और एक तरफ लिख लो एंगुलर एसएचएम। ज़्यादातर बातें एक जैसी हैं दिखने में तो समझ में आ जाएंगी। लीनियर एसएचएम में हम लोग क्या करते हैं, लीनियर एसएचएम में हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स निकालते हैं और उस रीस्टोरिंग फोर्स को प्रोपोर्शनल करते हैं किसके, माइनस के एक्स के, जिसमें के को हम लोग बोलते हैं एसएचएम कांस्टेंट या फिर क्या बोलते हैं इसको, फोर्स कांस्टेंट। एंगुलर एसएचएम में हम लोग फोर्स की बजाय टॉर्क निकालेंगे और टॉर्क को लिखेंगे माइनस सी थीटा। एक्स यहाँ पे क्या था, एक्स वहां पे मीन पोजीशन से लीनियर डिस्प्लेसमेंट था और थीटा क्या बनेगा, थीटा वहां पे मीन पोजीशन से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनेगा। थीटा क्या बनेगा, थीटा बनेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, सी क्या कहलाएगा, सी को हम लोग बोलते हैं, सी को या तो बोल सकते हैं एंगुलर एसएचएम कांस्टेंट या फिर सी का एक नाम है वी आल्सो नोन इट एज टॉर्जनल कांस्टेंट। मतलब जैसे फोर्स कांस्टेंट वैसे टॉर्क कांस्टेंट, तो टॉर्क कांस्टेंट को बोल रहे हैं टॉर्जनल कांस्टेंट। क्यों भाई, यहाँ पे टाइम पीरियड लिखते थे लीनियर एसएचएम में 2 पाई अंडर रूट एम बाई के और ओमेगा का वैल्यू होता था अंडर रूट ऑफ के बाई एम। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी टाइम पीरियड जो बनेगा, बताओगे क्या बनेगा, 2 पाई अंडर रूट, क्यों भाई, क्या मास की जगह यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आई बाई सी या फिर ओमेगा की वैल्यू लिखेंगे अंडर रूट ऑफ सी अपॉन आई। देखो तो मेन तो यही दोनों बातें जो हमें ज़्यादातर काम आने वाली हैं। और कुछ इक्वेशन लिख लेते हैं, जैसे वहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, या वी को लिखते हैं ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्सीलरेशन को लिखते हैं माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, या एक्सीलरेशन को लिखते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो उसी तरह से यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे तो x की जगह बनेगा थीटा, तो इसको लिखेंगे थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो, अब हमें थीटा का डेरिवेटिव लिखना है तो वो भी ओमेगा ही होता है, एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी भी अगर ओमेगा लिख देंगे तो सब ओमेगा में कंफ्यूजन आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम सिंपली लिखते हैं थीटा डॉट। थीटा डॉट का मतलब है इट इज डी थीटा बाई डी टी, एंड थीटा डॉट की वैल्यू आएगी थीटा नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा अंडर रूट ऑफ थीटा नॉट स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर, ये जनरल पोजीशन पे एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। फिर इसको डिफरेंशिएट करें तो थीटा डबल डॉट लिख सकते हैं, थीटा डबल डॉट का मतलब है डी टू थीटा अपॉन डी टी टू, या इसको तो अल्फा लिखा ही जा सकता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा माइनस थीटा नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी या फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। देखो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग लिखते हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं डी टू थीटा अपॉन डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब जरा देख के बताओ किसी पॉइंट में डाउट है तो मुझे दोबारा बताना है, अगर किसी पॉइंट में डाउट है, बस इतने ही पॉइंट है जो हैं। बताओ। कोई डाउट नहीं।
देखते हैं, इसको यूज करते हैं। तो इसका पहला एप्लीकेशन है हमारा सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में एक एल लेंथ का स्ट्रिंग होगा और इसके एंड पे हम लोग एक एम मास का बॉब अटैच करेंगे और इसको हम अगर इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं थीटा एंगल से, तो ये बताओगे कि ये क्या इस तरह से ऑसिलेट करने लगेगा और ये एंगुलर एसएचएम बनेगा। एंगुलर एसएचएम ये इसलिए बन रहा है क्योंकि इसका जो पार्टिकल है, अगर ध्यान से देखो, देखो या तो बॉडी हो और बॉडी रोटेट हो रही हो तो वो एंगुलर एसएचएम बनेगा, और अगर पार्टिकल है तो पार्टिकल का पाथ तुम ध्यान से देखो तो पार्टिकल का पाथ सर्कल के अलॉन्ग है। तो ऐसे केस में ये लीनियर एसएचएम नहीं कहलाएगा, ये एंगुलर एसएचएम कहलाएगा। तो एंगुलर एसएचएम में हमको क्या करना होता है, हमें सबसे पहले तो चाहिए कि कौन सा फोर्स है जो इसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा ओ डैश के अबाउट। तो बताओ कि कौन सा फोर्स है, कौन सा फोर्स है जो उसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा। mg का कौन सा कंपोनेंट है? क्यों भाई, बोल सकते हैं कि mg का साइन थीटा कंपोनेंट जो है, देखो mg का साइन थीटा कंपोनेंट इसको ओ डैश के अबाउट टॉर्क प्रोवाइड करेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। मतलब ये वो टॉर्क है जो उस पार्टिकल को वापस उसके इनिशियल पोजीशन पे लाना चाह रहा है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे दिस इज इक्वल टू mg साइन थीटा और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस l है। माइनस साइन चाहो तो अपने पास से लगा दो, माइनस साइन पहले से। माइनस हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि थीटा का डायरेक्शन अलग है और टॉर्क का डायरेक्शन अलग है। थीटा अगर हम इसको इधर की तरफ ले गए ना एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन ही लगाएंगे कि थीटा की वैल्यू अगर हम स्मॉल कर दें, तो अगर थीटा स्मॉल करेंगे तो क्या साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा बन जाएगा। तो वहां से टॉर्क रीस्टोरिंग की वैल्यू हो जाएगी माइनस एम जी एल इंटू थीटा। तो देखो ये प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा आ रहा है। प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा आने का मतलब है कि हेंस इट इज एंगुलर एसएचएम, हेंस इट इज एंगुलर एसएचएम। और ये जो एम जी एल निकल के आया है ये इसका एसएचएम कांस्टेंट हो गया, यानी कि टॉर्जनल कांस्टेंट। पार्टिकल का आई कितना लिखेंगे ओ डैश के अबाउट, तो क्योंकि पार्टिकल है तो आई बन जाएगा एम एल स्क्वायर। तो इसका टाइम पीरियड क्या आएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई, आई यानी कि एम एल स्क्वायर बाई सी, सी यानी कि एम जी एल। तो तुम देखो ध्यान से, यहाँ से फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, फॉर्मूला तो तुम्हें मालूम ही था 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। देखो क्लियर है बात, सिंपल पेंडुलम। ठीक है ना। एक बात का ध्यान रखना कि सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग मास सिस्टम में एक छोटा सा फर्क है। फर्क यही है कि सिंपल पेंडुलम को अगर हम स्प्रिंग मास सिस्टम में, मैंने बोला था कि स्प्रिंग मास सिस्टम हॉरिजॉन्टल में ऑसिलेट हो रहा हो या वर्टिकल में ऑसिलेट हो रहा हो या इंक्लाइन पे ऑसिलेट हो रहा हो या इसको लिफ्ट में रख दो या मून पे ले जाओ, स्पेस में ले जाओ, सभी जगह स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड हमेशा 2 पाई अंडर रूट m/k ही रहेगा, यानी वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जो सिंपल पेंडुलम है, तुम ध्यान से देखो तो सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशंस जो है वो वेट की वजह से ही हो रहा है, यानी वेट mg का ही कंपोनेंट है, जिसकी वजह से अगर हम इस सिंपल पेंडुलम को अलग अलग जगह प्लेस चेंज करेंगे तो इसका टाइम पीरियड भी चेंज होगा। स्पेस में ले जाएंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा इसका, बताओगे क्यों भाई? स्पेस में ले जाएंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। कहने का मतलब ऑसिलेट ही नहीं करेगा, अगर हम इसको डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो ये वापस नहीं आएगा, तो इसलिए उसको बोल रहे हैं इनफाइनाइट टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, नीचे इसमें लिखना एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इफ सस्पेंशन पॉइंट ऑफ सिंपल पेंडुलम, if suspension point
of simple pendulum is accelerating with constant acceleration a vector, then we can replace हम g को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, g इफेक्टिव से। वेयर g इफेक्टिव होगा क्या, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि g इफेक्टिव जो है वो g और माइनस ए का रिजल्टेंट होगा, g और माइनस ए का रिजल्टेंट होगा। तो एक बार हमको अगर g इफेक्टिव मिल गया तो यहाँ से हम लोग टाइम पीरियड डायरेक्टली लिख पाएंगे। टाइम पीरियड बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। देखो, तो ऐसे भी कई सारे क्वेश्चंस हैं कि हमने सिंपल पेंडुलम को एक्सीलरेट कराया है तो उसका नया टाइम पीरियड क्या होगा। जैसे मुझे बताओगे कि अगर हम सिंपल पेंडुलम को एक लिफ्ट में ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं ए नॉट एक्सीलरेशन से, तो इसका ऑसिलेशन टाइम पीरियड क्या बनेगा, क्यों भाई बताओ। या फिर अगर हम इसको ए नॉट से इधर ले जा रहे हैं, तो अगर हम ए नॉट से इधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो इसका जो इक्विलिब्रियम होगा वो खुद ही एंगल पे आएगा, यानी ये ऑलरेडी एंगल पे होगा और एंगल पे रहते रहते ये ऑसिलेट होगा। तो टाइम पीरियड क्या होगा। लिफ्ट अगर ऊपर ले जा रहे हैं तो जी इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, तो जी इफेक्टिव का मतलब होता है इट इज रिजल्टेंट ऑफ जी एंड माइनस ए। अभी बताओ कि ए नॉट ऊपर है तो उसका माइनस करेंगे तो किधर आएगा, अगर ए नॉट ऊपर है तो उसका माइनस करेंगे तो क्या नीचे आएगा, तो वो हो जाएगा जी प्लस ए नॉट। तो ये जी प्लस ए नॉट जी इफेक्टिव बनेगा इस पहले वाले केस में। तो ये आंसर आएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए नॉट। बोलिए बात समझ में आ रही है नहीं, या कोई डाउट है, क्यों भाई। ये जी इफेक्टिव वाला पॉइंट क्लियर है, आ रही है। ठीक है ना। ए नॉट का हम लोग माइनस कर दे रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, ये जो लिखा हुआ है जी इफेक्टिव हम कहीं भी निकालेंगे, बहुत जगह फिजिक्स में यूज आएगा जी इफेक्टिव का। जैसे हम कोई भी चीज ग्राउंड पे प्रूव करेंगे और कई बार क्या होगा कि उसको लिफ्ट में ले जाके सॉल्व करना होगा, तो हम वहां डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं जी को जी इफेक्टिव से। एंड व्हाट इज जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव इज सिंपली रिजल्टेंट ऑफ जी एंड माइनस ए। इसमें क्या होगा, इस केस में बताओ, इस केस में करके बताओ क्या आएगा। सर इसमें t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यस मतलब सर। अंडर रूट के अंदर अंडर रूट। प्रोसेस वही है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस मैंने ये बताया कि व्हाट इज जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव इज रिजल्टेंट ऑफ जी एंड माइनस ए नॉट। तो देखो ए नॉट राइट में है तो माइनस ए नॉट करेंगे तो इधर आएगा। तो ये बताओ कि इनका रिजल्टेंट क्या लिखोगे, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा बताओ, जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव हम लोग लिख सकते हैं क्या डायरेक्टली, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर, क्यों भाई। तो टाइम पीरियड बनेगा इसका 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन और फिर अंडर रूट लगेगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर। बताओ क्लियर है या नहीं। ठीक है। और देखो जैसे फिजिकल, जैसे सिंपल पेंडुलम है उसी तरह से एक पेंडुलम है जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम एंड फिजिकल पेंडुलम, दो टाइप के पेंडुलम है। फर्क इतना है कि सिंपल पेंडुलम में हम लोग बोलते हैं कि एक पॉइंट मास है, और फिजिकल पेंडुलम में हम लोग कहेंगे कि फिजिकल पेंडुलम में कोई भी बॉडी हो सकती है, रॉड हो सकता है, डिस्क हो सकती है, रिंग हो सकती है, सेमी सर्कुलर रिंग हो सकती है, कोई प्लेट हो सकती है, कोई भी बॉडी जिसको हम सस्पेंड करके छोड़ दे रहे हैं, मतलब किसी पॉइंट के अबाउट सस्पेंड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो वो ऑसिलेट होने लगेगी। कोई रॉड होगी तो रॉड भी ऑसिलेट होने लगेगी। बात समझ में आई।
तो फिजिकल पेंडुलम क्या हुआ? तो फिजिकल पेंडुलम बोल सकते हैं कोई भी बॉडी फिजिकल पेंडुलम बन सकती है। किसी भी बॉडी को हम किसी सस्पेंशन पॉइंट से सस्पेंड कर देंगे तो इट बिकम्स अ फिजिकल पेंडुलम। तो प्रोसेस वैसे ही है इसका भी। फिजिकल पेंडुलम में भी हम लोग ये बोलेंगे कि जब हम इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो क्या ऐसे बोलेंगे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सस्पेंशन पॉइंट के ठीक नीचे होगा इक्विलिब्रियम में। तो मान लेते हैं कि ये यहां से d डिस्टेंस पे है। अब अगर हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, ध्यान से देखो, तो अगर हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो सेंटर ऑफ मास यहां आ जाएगा, mg ये लग रहा है। तो अगर हमने इसको थीटा एंगल से घुमाया है तो बताओगे कितना टॉर्क लगेगा? रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क कितना आएगा? क्या रीस्टोरिंग टॉर्क पहले की ही तरह mg sin थीटा, पहले हम लोगों ने l लिखा था, अब यहाँ d हो जाएगा? देखो, बताना कहीं डाउट आए तो। और थीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल है, तो थीटा वेरी स्मॉल का मतलब होगा कि हम लोग साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से टॉर्क रीस्टोरिंग की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ mgd इंटू थीटा। तो ये प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा आ रहा है, यानी कि ये हेंस एंगुलर SHM हो गया। और ये जो mgd है ये इसका SHM कांस्टेंट हो गया c। देखो, तो यहाँ से आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग ICM में m इंटू डी स्क्वायर यूज कर सकते हैं। ये कौन सा थ्योरम लगाया है? ये किस मेथड से लिखा है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और टाइम पीरियड की वैल्यू फिर से उसी तरह से 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई हमें लेना है ओ डैश के अबाउट अपॉन mgd के बराबर कर देंगे बस। इसमें जरा मुझे निकाल के बता दो एक दो एग्जांपल। जैसे मान लो कि कोई अगर रॉड है, टाइम पीरियड निकालना है हमें हर एक केस में, ऑसिलेशन टाइम पीरियड, m मास l लेंथ का रॉड है, ठीक। और जैसे मान लेते हैं कि रिंग है, रिंग है सपोज, m मास r रेडियस, या फिर सपोज डिस्क है, m मास r रेडियस। देखो जरा, करो इनके टाइम पीरियड निकालो क्या आएंगे। देखो टाइम पीरियड के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें एक्चुअली दो चीजें चाहिए। एक तो जिस एक्सिस के अबाउट हमने उसको हिंज कर रखा है उस एक्सिस के अबाउट उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और दूसरी चीज चाहिए हमें डी क्या है? क्यों भाई, डी क्या है? डी ऐसे बोल सकते हैं कि सस्पेंशन पॉइंट से उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है। सस्पेंशन पॉइंट से उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है। तो अगर आई मालूम है, डी मालूम है, रख दो इसी फॉर्मूले में बस। ये फॉर्मूला याद रखो फॉर फिजिकल पेंडुलम। देखो करो ट्राई तीनों। देखो सीधे सीधे जैसे पहले वाला केस है, इसमें जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके सस्पेंशन पॉइंट से देखो तो l/2 डिस्टेंस पे है, तो d की वैल्यू l/2 हो गई। और i कितना होता है ओ डैश के अबाउट? तो i की वैल्यू होती है ml²/3। तो अगर हम इसका टाइम पीरियड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई का मतलब है ml²/3 एंड अपॉन mgd, तो mgd का मतलब है mgl/2। तो ये आएगा 2 पाई अंडर रूट 2l अपॉन 3g। क्यों भाई, ऐसे ही इसका निकालेंगे तो क्या आएगा रिंग का? 2 पाई अंडर रूट 2r/g आ रहा है। और डिस्क का निकालेंगे तो 2 पाई अंडर रूट डिस्क का कितना आ रहा है? 3r/2g। Yes, sir.
सही यार। बताओ, किसी का निकाल के बताना है मुझे तो। तीनों का यही आ रहा है या कोई बताना है तो पूछो। आ रहा है सर, आ रहा है। अच्छा, एक और छोटी सी बात ध्यान रखना, कई बार क्या कहता है कि फिजिकल पेंडुलम को हमें कंपेयर करना है सिंपल पेंडुलम से, तो सिंपल पेंडुलम का भी वही टाइम पीरियड हो, उसके लिए सिंपल पेंडुलम की लेंथ क्या होनी चाहिए। मतलब ये है कि हम इसको इक्वल कर दें सीधे सीधे 2 पाई अंडर रूट एल इक्विवेलेंट अपॉन जी से। तो बताओ कि एल इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो रॉड के केस में एल इक्विवेलेंट 2L/3 आ रहा है, रिंग के केस में एल इक्विवेलेंट 2R आएगा, और डिस्क के केस में एल इक्विवेलेंट 3R/2 आ रहा है। ये समझ में आ गया। व्हाट इज एल इक्विवेलेंट? एल इक्विवेलेंट इज length of equivalent simple pendulum, length of equivalent simple pendulum having same time period. Length of equivalent simple pendulum having same time period. ठीक है, यहां तक बताओ, कोई डाउट है तो। अब देखो एक और छोटी सी बात, छोटी सी बात ये है कि जब पेंडुलम वर्ड का हम यूज करते हैं, चाहे वो सिंपल पेंडुलम हो चाहे वो फिजिकल पेंडुलम हो, तो पेंडुलम वर्ड का मतलब ये है कि उस बॉडी के जो ऑसिलेशंस हैं वो ग्रेविटी के इफेक्ट में होने चाहिए, यानी ग्रेविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ऑसिलेशंस, ओनली ग्रेविटी इज रिस्पॉन्सिबल, ऐसे बोलना चाहिए। लेकिन अगर हम उस सिस्टम में कोई और स्प्रिंग वगैरह लगा देंगे, कुछ और कर देंगे, देन वो पेंडुलम नहीं कहलाएगा, ऑसिलेशंस करेगा वो, लेकिन पेंडुलम वर्ड का इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब वो सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में ऑसिलेट कर रहा हो। ध्यान रहेगा इतनी बात। बताओ क्यों ऐसे बोल रहा हूं। जैसे मान लो कि कोई और केस आ जाए, जैसे सपोज करो मान लेते हैं कि ये एक रॉड है, और इस रॉड को हमने एक एंड के अबाउट हिंज किया हुआ है, देखना ध्यान से, और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है, एक एंड इसका कनेक्ट किया हुआ है स्प्रिंग से, देखो M मास L लेंथ, ठीक है। और सपोज कर लेते हैं कि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में है, मतलब इसमें ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस, टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस, बताओ क्या बनेगा। देखो इसको भी करने का प्रोसेस वही है, हम लोग क्या करेंगे, इस रॉड को इसकी पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, देखना ध्यान से। डिस्प्लेस करने का मतलब है कि इसको इसकी पोजीशन से हम थीटा एंगल रोटेट कर रहे हैं। देखो अब ये बताओ कि थीटा रोटेट करने के बाद ये जो स्प्रिंग है इसमें एक्सटेंशन कितना आएगा। एल लेंथ का ये रॉड है, स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन आएगा। स्प्रिंग का एक्सटेंशन हम लोग एल थीटा लिख सकते हैं, रेडियस इंटू एंगल करके, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा इसके ऊपर, वो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू हो जाएगी के इंटू एल थीटा। तो इसका जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा वो हो जाएगा के एल थीटा का फोर्स है और इंटू एल आर्म लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ से ये बन जाएगा इक्वल टू माइनस ऑफ के एल स्क्वायर और इंटू थीटा। तो तुम ध्यान से देखो, ये फिर से हमको सी मिल गया। और आई कितना होगा, तो आई इस रॉड के लिए बनेगा ml²/3। तो यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m/3 के। देखो क्लियर है या नहीं ये वाला क्वेश्चन। ये प्रॉब्लम क्लियर है या नहीं बताइए।
ठीक है, देखो और इसी तरह का एक दो क्वेश्चन जो आए हुए वाले कर लेते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, इसके पहले वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताइए। देखो इसमें भी हमको कुछ इसी तरह से करना है। इसमें जो रॉड है वो सेंटर पे पाइवोटेड है, ठीक है। तो अब देखना, जब हम रॉड को थीटा एंगल रोटेट करेंगे, इसी में बना दो डायग्राम। तो अगर हम इसको थीटा रोटेट करेंगे तो अब यहाँ पे देखना कि ये जो स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा वो L/2 थीटा आएगा। इस स्प्रिंग में जो कंप्रेशन आएगा वो L/2 थीटा आएगा। तो अब इस रॉड के ऊपर अबाउट सेंटर अगर हम टॉर्क लिखें तो देखो ये वाली स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगी तो ये हो जाएगा K L/2 थीटा, और ये वाली स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगी तो ये भी हो जाएगा K L/2 थीटा, ठीक। तो इसके ऊपर अगर हम टॉर्क रीस्टोरिंग कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ K L/2 थीटा और इंटू L/2, और इस तरह के दो फोर्सेज हैं तो इंटू 2 भी कर देंगे। तो यहाँ से देखो ये क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमको मिल रहा है माइनस ऑफ KL²/2 और इंटू थीटा। तो KL²/2 जो है वो हो गया इसका कांस्टेंट C, और I की वैल्यू क्या आएगी, तो I की वैल्यू बनेगी mL²/12। तो यहाँ से टाइम पीरियड आएगा निकल के 2π√I/C। रखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये 2π√m/6 के बन जाएगा। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2π√6K/m। बोलिए, क्लियर है सभी को? कर लिया ना ज्यादातर लोगों ने? ये आंसर निकाल दिया सभी ने? ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखो। मान लेते हैं कि ये एक डिस्क है और इस डिस्क को हमने सेंटर पे हिंज किया हुआ है, और एक स्प्रिंग इधर कनेक्टेड है, स्प्रिंग कांस्टेंट K, और एक स्प्रिंग इधर कनेक्टेड है, स्प्रिंग कांस्टेंट K, ठीक है। तो हमें इसका निकालना है फिर से, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल एंगुलर ऑसिलेशंस। टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल एंगुलर ऑसिलेशंस देखो 2π√m/4k। 2π√m/4k। एक आंसर m/k भी है। चलो देखते हैं, है सीधा वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, सेम ही कॉन्सेप्ट है। अब इस बार हम लोग क्या करेंगे कि इस डिस्क को, ठीक है, इसको हम स्लाइटली रोटेट करते हैं। देखो, तो अगर हम इसको स्लाइटली रोटेट करें बाई थीटा तो ये वाली स्प्रिंग कंप्रेस होगी r थीटा, ये वाली स्प्रिंग भी कंप्रेस होगी r थीटा, जिसकी वजह से ये वाली स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगी KR थीटा, और ये वाली स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगी KR थीटा, और दोनों ही फोर्स सेम डायरेक्शन में टॉर्क दे रहे हैं। तो टॉर्क रीस्टोरिंग क्या बनेगा, टॉर्क रीस्टोरिंग हो जाएगा KR थीटा इंटू R प्लस KR थीटा इंटू R, तो ये हो जाएगा 2KR² इंटू थीटा। तो यहाँ से ये हो गया C, और डिस्क है तो डिस्क के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr²/2। तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√m/4
4k। अच्छा हाँ ठीक है, वो भी आंसर सही था, 4 हटा दिया ना, 2 पाई, पाई लिखा हुआ है। ठीक है ठीक है, 4 बाहर आ गए, सिर्फ 5 बचेगा। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और इसमें स्टडी करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा, एंड दैट इज टू बॉडी ऑसिलेशन। टू बॉडी ऑसिलेशन, टू बॉडी ऑसिलेशन से क्या मतलब है? सपोज स्मूथ सरफेस है, और स्मूथ सरफेस पे हमने एक स्प्रिंग मास सिस्टम रखा हुआ है, और स्प्रिंग मास सिस्टम एक नहीं है बल्कि ब्लॉक्स 2 हैं, और दोनों ब्लॉक्स पे हमने बीच में एक कॉमन स्प्रिंग से अटैच कर रखा है, देखो। ठीक है, M1 M2 दोनों को स्प्रिंग K से अटैच कर रखा है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस स्प्रिंग को स्लाइटली कंप्रेस करने वाले हैं। M1 M2 दोनों को पास लाएंगे, स्प्रिंग कंप्रेस होगा और उसको छोड़ देंगे सरफेस पे। तो क्या होगा कि M1 M2 दोनों ऑसिलेट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, दोनों का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सेम होगा। दोनों एक साथ पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आएंगे, दोनों एक साथ नेगेटिव एक्सट्रीम पे आएंगे, मतलब इस तरह से एक्सट्रीम पोजीशन पे एक साथ आएंगे। हालांकि फेज डिफरेंस उनके बीच में पाई होगा, क्योंकि जब एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो दूसरा नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, तो पाई का फेज डिफरेंस होगा, लेकिन बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट टाइम पीरियड वगैरह सेम रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं टू बॉडी ऑसिलेशन, ठीक है। और टू बॉडी ऑसिलेशन अटेम्प्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो ध्यान से। तो हम सबसे पहले ये बोलेंगे कि इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, ये बताओ कि इस सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0 होगा, क्योंकि sir. इस सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, और स्प्रिंग फोर्स दोनों पे ही लग रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पे रहेगा, विल रिमेन एट रेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अब अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो हम एक काम करते हैं, हम इसी सेंटर ऑफ मास पे अगर बैठ जाएं तो हमको क्या लगेगा, हमको ऐसा लगेगा M1 भी ऑसिलेट हो रहा है, M2 भी ऑसिलेट हो रहा है। और क्योंकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही है हमेशा, तो हम एक काम और करते हैं। एक काम ये कि हम अब इस स्प्रिंग को सेंटर ऑफ मास से अगर कट कर दें, सेंटर ऑफ मास से इस स्प्रिंग को कट कर दें, तो क्या होगा कि एक ब्लॉक M1 आएगा जो इधर वाली स्प्रिंग से K1 से अटैच है, और एक ब्लॉक M2 आएगा और जो इस स्प्रिंग K2 से अटैच है। तो ऐसे समझ लो कि M1 जो है वो K1 के इफेक्ट में ऑसिलेट हो रहा है, और M2 जो है वो K2 के इफेक्ट में ऑसिलेट हो रहा है। अच्छा, याद है K1 K2 कैसे निकालते हैं, स्प्रिंग को कट करने वाला फॉर्मूला याद है? So 1 by K1 plus 1 by K2 is equals to 1 by K. नहीं, वो तो दो को ऐड करके एक में बदलते हैं, यहाँ बात चल रही है एक को ब्रेक कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि अगर L0 है, तो पहले ये बताओ कि L1 L2 क्या होगा, सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं, L1 की वैल्यू होगी M2 L0 अपॉन M1 प्लस M2, और L2 की वैल्यू होगी M1 L0 अपॉन M1 प्लस M2। बताओ, ये तो मैंने लिखा है सेंटर ऑफ मास टू बॉडी सिस्टम का। अब अगर हम स्प्रिंग को L1 L2 में कट कर रहे हैं, तो जो K1 की वैल्यू होगी, K1 को लिखते हैं K इंटू L0 अपॉन L1, और K2 बनेगा K इंटू L0 अपॉन L2। ये फॉर्मूला मैंने स्प्रिंग कटिंग का लिखा है, ये याद आया या नहीं? ओल्ड Yes, sir. स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू ओल्ड लेंथ अपॉन न्यू लेंथ, क्योंकि कट करने से स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है। तो अगर हम इसको K L0 अपॉन L1 करेंगे तो ये हो जाएगा K, L1 की वैल्यू डालनी है, तो ये हो जाएगा K
m1 प्लस m2 अपॉन m2, देखो। और अगर k2 लिखेंगे, k2 हो जाएगा k m1 प्लस m2 अपॉन m1। ठीक, अब ऐसे देखो कि इसका टाइम पीरियड अगर हम t1 लिखें और इसका टाइम पीरियड अगर t2 लिखें, तो जरा t1 निकालो, क्या आएगा? t1 आएगा 2 पाई अंडर रूट m1 बाई k1। तो जब तुम 2 पाई अंडर रूट m1 बाई k1 करोगे तो तुम्हें जो आंसर मिलेगा सॉल्व करने के बाद, वो मिलेगा m1 m2 अपॉन k m1 प्लस m2। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट म्यू अपॉन के। और क्या होगा कि t1 t2 सेम ही आएंगे, t2 निकाल लो चाहे तो, t2 की वैल्यू आएगी 2 पाई अंडर रूट m2 बाई k2, और k2 की वैल्यू डालोगे तो फिर से यही आ जाएगा, k2 की वैल्यू डालोगे तो फिर से यही आ जाएगा, देखो। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं टू बॉडी ऑसिलेशन। तो टू बॉडी ऑसिलेशन में तुम ध्यान रख सकते हो कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के होगा, जहाँ म्यू क्या बोलते हैं, म्यू इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास ऑफ सिस्टम, ठीक है। और इस म्यू की जो वैल्यू है दैट इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। देखो क्लियर है क्या? जैसे मान लो कि एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, एक m है और एक 2m है। इसमें हम लोग लिखेंगे स्प्रिंग इज compressed by x naught and then they are released। तो हमें निकालना है फाइंड टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन फॉर बोथ ब्लॉक्स। फॉर बोथ ब्लॉक्स निकालो, दोनों के लिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड तो सेम आएगा खैर, और दोनों का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। इस केस में टाइम पीरियड तो हम आसानी से बता सकते हैं, दैट टाइम पीरियड के लिए म्यू निकाल लो, तो म्यू बनेगा m इंटू 2m अपॉन m प्लस 2m, तो ये आ जाएगा 2m बाई 3, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट 2m अपॉन 3k। तो एक आंसर तो ये हो गया। अब एम्पलीट्यूड अगर अलग अलग निकालना है तो एक तो हम लोग ये बोलेंगे कि दोनों के एम्पलीट्यूड का जो सम होगा वो स्प्रिंग के मैक्सिमम एक्सटेंशन के बराबर होगा। मतलब स्टार्टिंग में टोटल जो कंप्रेशन है वो दोनों के एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, क्योंकि उतना ही फिर एक्सपैंड होंगे उतना ही कंप्रेस होंगे। और दूसरी एक बात हम यहाँ पे ये लिखेंगे, बिकॉज सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज एट रेस्ट, hence m1a1 will be equal to m2a2। तो यहाँ से आ जाएगा m इंटू a1 इज इक्वल टू 2m इंटू a2, तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो यहाँ से a1 a2 क्या निकल आएंगे, a1 की वैल्यू देखोगे तो आएगी 2x नॉट बाई 3 और a2 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी
x0/3 देखो। ठीक है। बताओ। अभी इसमें दो चीजें और बची हुई हैं इस चैप्टर में। एक तो बचा हुआ है आपका सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, उसके ऊपर भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और एक पार्ट है इसका डैम्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन का। हालांकि मेजॉरिटी पार्ट हमारा हो गया है इसका, एक टर्न और इसमें लगेगा। तो अभी आज वाले लेक्चर में इतना ही रखते हैं।